फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 18 दिसंबर है और 17 दिसंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि मेरे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है जो कि सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में है। और अगर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो 60 मिनट का मिलता है तो यहाँ 30 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो आप पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे पहले देखो क्या न्यूज़ में आया था, एक इंडिया एंड ओमान की रिलेशनशिप, उसके बारे में न्यूज़ में आया था। उसके अलावा और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है। मैंने क्या किया, अभी सारी जो भी न्यूज़ की मतलब ये कटिंग होती है या फिर जो भी इमेज है उसके साथ में एडिटोरियल के साथ में डाल दी है या मतलब इसे आर्टिकल के साथ में डाल दिए, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। चलो अभी एक न्यूज़ आई है, अलर्ट फॉर सैमसंग यूजर्स। सिर्फ जानकारी लेने के लिए बता रहा हूँ कि अभी सैमसंग के अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको सैमसंग के सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि सैमसंग के मोबाइल के अंदर अभी मतलब बहुत जल्दी हैक होने के चांसेज है और उसके अंदर अगर कोई भी मेल आ जाता है तो उनके पास इतना उनका रिकवरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसा। तो अगर सैमसंग के आप यूजर्स हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट न्यूज आई है, एमपी सस्पेंशन सिक्योरिटी ब्रीच नॉट लिंक्ड से स्पीकर। स्पीकर ने बोला है कि जो हमारे जो स्पीकर है जो ओम बिरला जी, उन्होंने बोला है कि जो मध्य प्रदेश का सस्पेंशन सिक्योरिटी ब्रीच है वो लिंक्ड नहीं है दोनों चीज़ों का। क्योंकि देखो 13 दिसंबर को जो अभी अटैक हुआ था और जो एमपी का सस्पेंशन है दोनों का एक दूसरे से लिंकेज नहीं है। एमपी का सस्पेंशन जो महुआ मोइत्रा का हुआ था वो दूसरे रीजन से हुआ और जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई वो अलग रीजन था, तो उसके लिए भी उन्होंने जांच आयोग को बिठा दिया है। अभी ये आया है न्यूज़, तो हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है। सस्पेंशन ऑफ एमपी द रूल्स एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, इस चीज़ को समझना। सस्पेंशन ऑफ एमपी द रूल्स एंड द पावर ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर्स। सबसे पहले एमपी का सस्पेंशन कैसे क्या होगा, तो इट इज़ द रोल एंड ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर, यानी जो स्पीकर होता है उसकी ड्यूटी होती है। एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा में तो स्पीकर और राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं उनको ऑर्डर मेंटेन करना है सो दैट द हाउस कैन फंक्शन स्मूथली। आपको हाउस का डेकोरम मेंटेन करने का पावर किसके पास है, लोकसभा के अंदर स्पीकर के पास और राज्यसभा में चेयरमैन के पास। अगर कोई भी एमपी हाउस का डेकोरम डिस्टर्ब कर रहा है तो उनके पास पावर है कि वो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। स्पीकर चेयरमैन इज एम्पावर्ड टू फॉर्म मतलब टू फोर्स ए मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस, कि वो सस्पेंड कर सकते हैं, सिंपल। अब उसके राज्यसभा में कौन कौन से रूल इस चीज़ को गवर्न करते हैं, रूल 255 और रूल 256 याद रखना है आपको। चेयरमैन कैन डायरेक्ट एनी मेंबर हुज कंडक्ट इज इन ओपिनियन ग्रोसली डिसऑर्डरली। अब एक चीज़ को समझो, एक अगर चेयरमैन को लगता है कि ये जो मेंबर है जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो अगर ग्रोसली डिसऑर्डरली बिहेव कर रहा है, अगर ऐसा कुछ करता है उनकी ओपिनियन में तो, और या फिर वो हमारी जो पार्लियामेंट है राज्यसभा है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहा है तो उनको सस्पेंड करने का पावर रूल 255 और रूल 256 के अंदर है। चेयरमैन सस्पेंड कर सकता है मेंबर को, रिमेनिंग पीरियड ऑफ सेशन इज मैक्सिमम पीरियड। अब इस चीज़ को समझो, क्या हम उसको पूरे, जैसे कि एक मेंबर ने कुछ गलती की है तो क्या हम उसको 5 साल के कार्यकाल के लिए उसको सस्पेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। 1 साल के लिए भी सस्पेंड नहीं कर सकते, कोई टर्म नहीं है। सस्पेंड कर सकते हैं कि जैसे सेशन चलता है जैसे जुलाई से अगस्त, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस सेशन के अंदर उसको जुलाई के अंदर सस्पेंड किया है तो जो सेशन एंड होगा जैसे सितंबर के अंदर एंड हो जाएगा एग्जाम्पल, तो सितंबर तक ऑटोमेटिक जब तक सेशन एंड होगा मैक्सिमम पीरियड उतना हो सकता है। चेयरमैन चाहे तो ऐसा बोल सकता है कि हम इनको 20 डेज के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जो वो पीरियड होना चाहिए वो सेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सेशन का रिमेनिंग पीरियड है तब तक के लिए वो सस्पेंड है। उसके बाद जैसे नया सेशन चालू होगा उसकी जो पुरानी गलतियाँ है वो ऑटोमेटिक माफ हो जाएगी और नए सेशन के साथ में वो वापस कंटिन्यू कर सकता है चीज़ों को। प्रोसेस ऑफ सस्पेंशन ऑफ एमपी फ्रॉम द लोकसभा, और लोकसभा में क्या प्रोसेस है तो उसमें रूल 373, 374 और 374A याद रखना है आपको। इफ स्पीकर हैज ओपिनियन दैट द कंडक्ट ऑफ मेंबर इज डिसऑर्डरली बिहेव, मतलब अगर मेंबर का जो कंडक्ट है वो बिल्कुल डिसऑर्डरली काम कर रहा है, वो डिसऑर्डरली बिहेव कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या रूल 373 एप्लीकेबल होगा। और सस्पेंड किसके अंदर करेगा, उसको लगेगा तो 373 में, और सस्पेंड करने का पावर है रूल 374 में। स्पीकर में सस्पेंड ए मेंबर हु डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूज द रूल्स ऑफ द हाउस। हाउस के रूल्स को डिस्टर्ब कर रहे हो आप या हाउस की जो चेयर है उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, उस अथॉरिटी का सम्मान नहीं कर रहे हो। रूल 374A, स्पीकर में सस्पेंड ए मेंबर इन केस ऑफ शाउटिंग स्लोगन्स और डिस्टर्बिंग द हाउस। अब इस चीज़ को और समझ लो, स्पीकर क्या करता है, वो सस्पेंड करता है एक मेंबर को इन केस ऑफ शाउटिंग स्लोगन्स, यानी जो स्लोगन्स होते हैं उसको शाउट करना। अगर कोई आदमी चिल्ला रहा है कि जैसे कोई भी मेंबर है वो अगर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में शाउट कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, लोकसभा के डेकोरम को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ऐसा कुछ भी करता है तो उसके कारण क्या होगा, लोकसभा का डेकोरम अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप स्लोगन शाउट करने लग गए हो, भारत माता के खिलाफ ऐसी चीजें बोलने लग गए हो या और भी, जिसके कारण कुल मिला के लोकसभा की जो वर्किंग है अगर वो अल्टीमेटली डिस्टर्ब होती है तो उस केस में क्या करेगा, स्पीकर को क्या करना है कि स्पीकर उस केस के अंदर लोकसभा के अंदर उसको एक बेसिक चीज ध्यान में रखनी है या स्पीकर को कि डेकोरम को मेंटेन करना है अल्टीमेटली, तो मेंबर्स को समझाने के लिए उनको पेनलाइज एक्शन डालने के लिए अल्टीमेटली उन पर क्या किया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस चीज को समझ लेना। चलो के इंप्लीकेशंस क्या होंगे उसके साथ साथ भी समझ लो। अगर लोकसभा के अंदर या राज्यसभा में किसी मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है तो उसके इंप्लीकेशंस होंगे कि वो किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है। मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द चेंबर और अटेंड एनी मीटिंग ऑफ द कमिटी, यानी कमिटी की कोई भी मीटिंग हो या चेंबर के अंदर भी एंटर करना उसको अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा वो किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी डिस्कशन होता है तो उसके लिए सस्पेंडेड मेंबर को कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा।
नो रिप्लाई टू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछे हैं। आपको पता है कि एमपी के पास पावर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चनिंग करने का जो पावर होता है उसको कोई रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। उसने क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है रिप्लाई नहीं हो, और हो सकता है उसको मीटिंग में अटेंड होने का चांस ही नहीं मिले। तो लॉस ऑफ राइट टू गेट रिप्लाईज ऑफ देयर क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट इसके अंदर ही एक चीज देखो, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ एमपी। अगर एमपी का सस्पेंशन तो कर दिया है, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि एक्चुअली मेंबर्स की नीड होती है किसी डिसीजन को लाने के लिए, तो उस टाइम पे उनका रिवोकेशन कर दिया जाता है। तो रिवोकेशन कैसे करेंगे, तो याद रखना स्पीकर और चेयरमैन के पास ऐसा कोई पावर है ही नहीं। तो लोकसभा में स्पीकर हैज द अथॉरिटी टू सस्पेंड ए मेंबर, उनके स्पीकर के पास क्या पावर है, सस्पेंड तो कर सकता है, बट द पावर टू लिफ्ट द सस्पेंशन इज डिसाइडेड बाय लोकसभा इटसेल्फ। यानी अगर उसको रिवोक करना है तो उसका पावर लोकसभा के पास है, और वो होल हाउस अगर मोशन पास होता है तो ही उसका सस्पेंशन वापस से नल एंड वॉइड होगा। उसके बाद राज्यसभा में हाउस बाय मोशन टर्मिनेट द सस्पेंशन, उसमें भी पावर किसके पास है, हाउस के पास। चेयरमैन और जो हमारे स्पीकर होते हैं उनके पास इनपुट का पावर तो है, लेकिन आउटपुट का पावर उनके पास नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो सस्पेंड तो कर सकते हैं बट वापस उसको रिवोक नहीं कर सकते। और क्या कोर्ट इसमें इंटरवेन कर सकता है, तो एज पर आर्टिकल 122 पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आर्टिकल 122 क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 122 बोलता है कि जो हमारी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बिल्कुल ही न्याय की बात नहीं हो तो उस केस में कोर्ट आ सकता है। जैसे क्या हुआ अभी बीच में एक 2021 के अंदर क्या हुआ था, मानसून सेशन चल रहा था, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ पर बीजेपी के जो 12 एमएलए थे उनको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। अगर 1 साल के लिए तो सस्पेंड कर ही नहीं सकते हो, जो रूल ही नहीं है वो हो ही नहीं सकता। तो फिर कोर्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आप एक सेशन के लिए टर्मिनेट कर सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन आप 1 साल के लिए नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम कोर्ट इंटरवेन कर सकता है। और ये सिंपल, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पर एक्चुअली लोगों जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके साथ में अन्याय हो रहा था, और जहाँ पे न्याय नहीं होगा वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का आना ही है। उसके बाद पार्लियामेंट्री मतलब एटिकेट्स, तो एटिकेट्स क्या होते हैं, तो एमपी आर एडवाइज टू एडहेयर टू सर्टेन रूल्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको एडवाइज किया जाता है कि आप पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो करो। उसके बाद डेकोरम ऑफ हाउस, सबसे पहले नोट आउट स्लोगन्स, आपको कोई स्लोगन नहीं बोलने हैं, आपको जो चिल्ला चूट करते हैं वो नहीं करनी है। उसके अलावा टीयर अप डॉक्यूमेंट्स इन प्रोटेस्ट कर रहे हो वो अच्छी बात है, अगर वो कर रहे हो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर उस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दो, जो हमारे लोकसभा के डॉक्यूमेंट्स है अगर उनको फाड़ दो, उनके सामने प्रोटेस्ट करते करते डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक दिए गए तो वो भी गलत है। उसके अलावा रिकॉर्डर प्ले, मतलब साउंड रिकॉर्ड प्ले कर रहे हो या कोई रिकॉर्डिंग्स प्ले कर रहे हो बिना परमिशन के हाउस के, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर आपने अल्टीमेटली डेकोरम हाउस मेंटेन नहीं किया है तो आपका सस्पेंशन लगभग फाइनल है वैसा। चलो अब एक न्यूज़ आई है, इंडिया एंड ओमान इन टॉक्स टू साइन एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक्चुअली देखो कल ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं थी इसलिए इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो भी जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इंडिया एंड ओमान की रिलेशनशिप को हमको समझना है। सबसे पहले 2 कंट्रीज एरोज द अरेबियन सी आर लिंक्ड बाई ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, क्योंकि वो कहाँ है, इधर अरब कंट्रीज है, उसके जस्ट पास में ओमान है। अरब जो हमारा अरेबियन सी है उसके एक साइड में तो इंडिया है और दूसरी साइड में क्या है, ओमान। तो हमारी ओमान से बहुत रिलेशनशिप बहुत पुरानी है। जो सल्तनत ऑफ ओमान इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया, वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इन गल्फ कोऑपरेशन। जो गल्फ कोऑपरेशन के अंदर, गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है उसके अंदर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अरब लीग एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, याद रखना, एक तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल होती है, एक अरब लीग होती है, और एक होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। जो ये 3 चीज़ें हैं वहाँ पर इंडिया और जो ओमान है उनके बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एक गांधी पीस प्राइज जो देते हैं, हमने अभी आपने सुना होगा इंदिरा गांधी पीस प्राइज। जो गांधी पीस प्राइज होता है वो जो हमारे लेट सुल्तान थे ओमान के, कबूस, उनको दिया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी एक चीज़ और समझो, इसके अंदर इंडियन ओमान रिलेशनशिप में सबसे खास चीज़ क्या है, डिफेंस रिलेशनशिप। हमारे बीच में एक जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी बनी हुई है, और उसके अलावा हाईएस्ट फोरम ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड ओमान। इंडिया एंड ओमान के बीच में एंगेजमेंट चलते रहते हैं हाईएस्ट लेवल के, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो सुल्तान कबूस थे उनको गांधी पीस प्राइज दिया गया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। वो कौन थे, तो अभी जो ऑलरेडी सुल्तान है उससे पहले वो लेट सुल्तान थे, और वो एक्चुअल में क्या है, उनके टाइम तो इंडिया और ओमान की रिलेशनशिप बहुत ही जोरदार थी, क्योंकि वो प्रो इंडिया थे, उनकी थॉट प्रोसेस ही अपने इंडिया के पक्ष में थी। चलो मिलिट्री एक्सरसाइज को समझ लो साथ के साथ। आर्मी एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, तो अल नजह है। एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है ईस्टर्न ब्रिज, और नवल एक्सरसाइज होती है नसीम अल बहर। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में इंडिया इज अमंग ओमान टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ओमान क्रूड ऑयल, ओमान क्रूड ऑयल के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट फॉर ओमान नॉन ऑयल एक्सपोर्ट। अब इंडिया ओमान के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ओमान क्रूड ऑयल, ओमान का जो क्रूड ऑयल है सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे, वो सबसे ज़्यादा किसको सप्लाई करता है, इंडिया को। फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट फॉर ओमान नॉन ऑयल एक्सपोर्ट, और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट के अलावा बाकी दूसरे जो भी सामान होते हैं उनका एक्सपोर्ट भी इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, चौथे नंबर पर। इंडिया ओमान जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, इंडिया ओमान ने एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड को भी लॉन्च किया है। ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, जो भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक स्टेट जनरल रिजर्व फंड है ओमान का। वहाँ का भी एक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह वहाँ का भी बैंक है, स्टेट जनरल रिजर्व फंड ऑफ ओमान एंड SBI बैंक। इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर हो रखा है, और इसका जॉइंट वेंचर का बेनिफिट क्या होता है, ये एक तरह से इंडिया और हमारा जो ओमान है उनकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। 6.2 लाख इंडियन रहते हैं कहाँ पर, ओमान के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओमान इज एट द गेटवे ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज थ्रू विच इंडिया
एक सेकंड है ना, इंपोर्ट 1/5 ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट, यानी जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं टोटल मिडिल ईस्ट से सारी कंट्री से, उसमें से जो 1/5 हिस्सा है वो हम किसके थ्रू आता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके थ्रू आता है, और ओमान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसके कंट्रोल में, ओमान के। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ओमान के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो एक्चुअल में हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए हमें उस रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप फ्यूचर में इंडियन फॉरेन सर्विस में आपका सिलेक्शन होगा, तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश कौन हमारे पक्ष के है। जैसे पाकिस्तान नहीं है, उसके अलावा चाइना नहीं है, बट जैसे ओमान के साथ अच्छी रिलेशनशिप है। कल हमने अर्मेनिया को पढ़ा था, अजरबैजान के साथ हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अर्मेनिया के साथ है। तो अभी से हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि उस टाइम तक कि हाँ यार, इस देश के साथ हमारे अच्छे कनेक्शन है, इसके साथ नहीं है। अब देखो ये पेंगोलिन का इमेज आपको दिख रहा होगा, ये एक पेंगोलिन है, ठीक है। अभी इसको हम पढ़ते हैं। पेंगोलिन क्या होते हैं, तो पेंगोलिन नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, ठीक है। और ये बड़े बड़े गड्ढे करते हैं, एंड फीड ऑन आंट्स, बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, और आंट्स यानी जो हमारे चींटियाँ होते हैं उनको भी खा लेते हैं। मोस्टली इन जो ये कहाँ होते हैं, तो एरेटिंग एंड एडिंग मॉइस्चर टू द सॉइल। इनका काम क्या होता है, ये सॉइल के अंदर मॉइस्चर ऐड करने का काम करते हैं। ऐसा क्यों, अगर देखो खड्डा करेंगे सबसे पहले, इनका काम क्या होता है, जमीन में बड़े बड़े खड्डे कर देते हैं और उसके अंदर ये रहते हैं। तो उसके अंदर रहने से क्या दिक्कत आती है, दिक्कत कुछ नहीं आती है, बट उससे क्या धीरे धीरे उस जमीन में मॉइस्चर आ जाता है, नमीपन, आर्द्रता को बढ़ाने का काम ये करते हैं। चलो ये चीज़ समझ लो। उसके बाद 8 स्पीसीज है किसकी, पेंगोलिन की। 4 तो अफ्रीका के अंदर है और 4 एशिया के अंदर है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अफ्रीका वाली है ब्लैक बेलीड पेंगोलिन, व्हाइट बेलीड पेंगोलिन, गिएंट ग्राउंड पेंगोलिन, और उसके अलावा टेमिंग्स ग्राउंड पेंगोलिन। तो इस टाइप की 4 पेंगोलिन है। उसके बाद एशिया के अंदर 4 स्पीसीज कौन कौन सी है, इंडियन पेंगोलिन हो गया, फिलीपींस पेंगोलिन हो गया, सुंडा पेंगोलिन हो गया, और चाइनीज पेंगोलिन हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई। एंड थ्रेड्स क्या होते हैं, हैबिटेट लॉस। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम इनको जो हैबिटेट में, जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, अब आप सोचिए जंगल ही काट दिए तो ये खड्डा करके कहाँ रहेंगे। तो अगर इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो इनको हैबिटेट मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलता है। उसके बाद हंटिंग फॉर स्किन, स्केल्स एंड मीट, और ये क्या करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हंटिंग फॉर स्किन, यानी ये किस पर क्या करते हैं, इनकी स्किन के लिए इनको मार दिया जाता है, इनकी स्केल्स और इनका मीट खाने के लिए इनको मार दिया जाता है। जब इनकी हंटिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली इनकी प्रजाति धीरे धीरे कम हो जाती है। अब नॉक्टर्नल का मतलब भी बता देता हूँ कि जो नॉक्टर्नल होते हैं वो एनिमल कौन से होते हैं, जो रात्रि में निशाचर की तरह घूमते हैं, जो रात्रि में जागते हैं और दिन में सोते हैं, उनको बोला जाता है नॉक्टर्नल एनिमल। तो पेंगोलिन का काम क्या होता है, वो रात को तो जागते हैं और दिन में सोते हैं, निशाचर के टाइप में। चलो, मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड मेमल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, कोई भी कंपीटिव एग्जाम में आ सकता है कि अभी वर्ल्ड के अंदर जो मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड मेमल कौन सा है, जो ट्रेडेड किया जाता है मोस्टली एशिया के अंदर, उसका नाम है पेंगोलिन, ठीक है। आईयूसीएन कैटेगरी समझ लो, जो इंडियन पेंगोलिन है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, और चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, क्योंकि चाइना के अंदर तो क्या इंसान ही रहते हैं, वो एक तरह से जानवर ही है। वो क्या करते हैं, किसी भी जानवर को खा जाते हैं, यहाँ तक कि जो हम बोलते हैं ना उसको रात को जो घूमती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसको तक खा जाते हैं, जिससे कोविड फैला था, और उसके मतलब ऐसा बोला जाता है। उसके अलावा इंडियन पेंगोलिन क्या है, तो वो एंडेंजर कैटेगरी में है, वो कमी है। लेकिन चाइना के अंदर तो किसी भी एनिमल को खा लिया जाता है, उनके लिए कीड़े मकोड़े सब चीज़ों बराबर है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोलता है शेड्यूल 1, WPA एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी प्रोटेक्शन और उनकी हंटिंग पर रोक लगा दी गई है, और उनको सुरक्षा पहले मतलब प्रायोरिटी है। और साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में मतलब उनकी इंटरनेशनल ट्रेड पर भी रोक लगा रखी है। ये टॉपिक देख लिया। अभी आपने एक न्यूज़ में एक टॉय दिख रहा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉय है, ये भी न्यूज़ में है, तो इसको समझा देता हूँ आपको। इस टॉय का नाम क्या है, चन्नापटना। क्या नाम है, चन्नापटना। चन्नापटना टॉयज बिकम पार्ट ऑफ स्कूल इन अफगानिस्तान, यानी जो अफगानिस्तान की स्कूल है उसके अंदर जो टॉयज है वो चन्नापटना टॉयज उसके पार्ट बन चुके हैं। अब चन्नापटना टॉयज को देख लो। चन्नापटना टॉयज आर ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वुडन टॉयज एंड डॉल्स। ये किसके बने होते हैं, तो लकड़ी के खिलौने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ पर इसका नाम चन्नापटना क्यों रखा गया, तो ये जो चन्नापटना जो टाउन है कहाँ पर है, रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर एक रामनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर चन्नापटना टाउन है, वहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया चन्नापटना टॉयज। और ये लकड़ी का बना हुआ होता है फुल्ली। चन्नापटना इज ऑल्सो नोन एज गोम्बेगाला ओरू। क्या बोला जाता है, गोम्बेगाला ओरू। और टॉय टाउन भी बोला जाता है। जो चन्नापटना जो विलेज है उस प्लेस की बात कर रहा हूँ, उसको गोम्बेगाला ओरू भी कहा जाता है, टॉय टाउन भी बोला जाता है, यानी खिलौना का शहर। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके अंदर कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता है, ये बिल्कुल केमिकल फ्री होता है और एकदम से बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना हुआ होता है। हिस्ट्री ऑफ चन्नापटना इज कनेक्टेड टू टीपू सुल्तान। पर्शियन आर्टिशियन मेक दीज टॉयज। उस टाइम पे टीपू सुल्तान के टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो पर्शियन आर्टिशियंस थे उनको स्पेसिफिकली बुलाया, उनको बोला कि आप इस टाइप की टॉय को बनाओ, और तभी से चन्नापटना टॉयज की शुरुआत हो चुकी थी। ये हैंडमेड होते हैं यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक पास्ड डाउन। अभी इनको हाथों से बनाया जाता है, वो भी ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज करके। प्रीवियसली इट मेड फ्रॉम आइवरी वुड। पहले ये आइवरी की जो लकड़ी होती थी उससे बनता था, लेकिन नाउ सैंडवुड की लकड़ी और जो मैंगो वुड की लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है इसको। अभी भी लकड़ी से ही बनता है, लेकिन सैंडलवुड और मैंगो वुड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है चन्नापटना टॉयज आर मेड फ्रॉम सैंडलवुड एंड मैंगो वुड, तो बिल्कुल सही जवाब है। पॉइंट। और इसको पेंट किया जाता है इन ऑर्गेनिक कलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
ऑर्गेनिक कलर्स का यूज करके इसको पेंट किया जाता है, क्योंकि पहले तो लकड़ी का बना होता है, फिर कलरिंग किससे होती है, कलरिंग होती है ऑर्गेनिक कलर से। ऑर्गेनिक कलर्स का मतलब हो गया कि ये केमिकल फ्री होता है 100%, और शेप्स आर मोस्टली राउंड एंड शेप फॉर किड्स, और इनकी जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो इनकी आकृति होती है वो बिल्कुल गोल मटोल होती है, और वो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ और सुरक्षित होती है। चलो ये टॉपिक देख लिया। अब एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो OIC है वो अभी बहुत बोल रहा है। किसके लिए? क्योंकि जो आर्टिकल 370 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसमें OIC जैसे उसका कोई रोल नहीं है भारत के इंटरनल मामलों में, फिर भी बीच में पढ़ना है। तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोल दिया है कि हम हमारे जो पर्सनल मैटर्स है हम उसमें किसी का भी इंटरफेयर सहन नहीं करते हैं वैसा। तो अब इस चीज़ को समझो, ये हमारे लिए क्या न्यूज़ काम किया है, ये OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? OIC। इसके अंदर इसकी टोटल इन जो 57 देश है, ये 57 कंट्रीज का समूह है, उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है? 1.8 बिलियन के आसपास पब्लिक रहती है। सितंबर 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई इन समिट एट मोरक्को। मोरक्को के अंदर एक समिट हुई थी, वहां पर 1969 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इट इज कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, यानी मुस्लिम वर्ल्ड का ये कलेक्टिव वॉइस है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी कलेक्टिव वॉइस कौन सी है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये, क्योंकि इसके अंदर 57 मेंबर कंट्रीज है, तो सबके मिलाकर जो कलेक्टिव वॉइस बन जाता है। मेंबर से 57 स्टेट्स ओवर 4 कॉन्टिनेंट, और वो 4 कॉन्टिनेंट के अंदर फैले हुए हैं। प्रिजर्व करता है इस्लामिक वैल्यू एंड डिफेंड नेशनल सोवरेनिटी को डिफेंड करने का काम करता है, और इनका मेन एक ही टारगेट है कि इस्लामिक वैल्यू को प्रिजर्व करके रखना है। इसका हेडक्वार्टर का है तो जेदा, सऊदी अरब। सऊदी अरब जेदा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और लैंग्वेज कौन सी? अरेबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज का ये यूज करते हैं। जो OIC के अंदर जो लैंग्वेज चलती है, एक तो होती है अरेबिक, एक इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये टॉपिक समझ में आ गया। अब एक न्यूज़ में और है नोरो वायरस। नोरो वायरस नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं समझा देता हूँ। ये कंटेजियस वायरस होता है, यानी जो टच करके आप बॉडी को टच भी कर लोगे छींकने से, और अगर आपने छींका तो हवा में चला जाएगा, वो वायरस दूसरों को भी हो सकता है। तो इसका नाम है नोरो वायरस। वेरी कंटेजियस वायरस दैट कोज न्यूजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। और ये वायरस इतना खतरनाक है, इससे क्या होता है, एक तो ये कंटेजियस वायरस है, मतलब ट्रांसमिशन बहुत जल्दी हो जाता है, और न्यूजिया यानी इससे हमारे जो सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, डायरिया यानी हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। स्टमक फ्लू और द विंटर वोमिटिंग बग भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है कि स्टमक फ्लू हो गया है बॉडी के अंदर, या विंटर वोमिटिंग बग भी इसको बोला जाता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू फ्लू विच इज कवर्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। और इट इज नॉट रिलेटेड टू फ्लू, यानी ये फ्लू से रिलेटेड नहीं है, जो कि जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा मतलब कोज किया जाता है। मैं आपको एक छोटी चीज़ समझाता हूँ, ये एक तरह से फ्लू नहीं है। हमने अभी जस्ट बोला कि इसको स्टोमक फ्लू बोला जाता है, लेकिन ये फ्लू से रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल जो वायरल चल रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है। ये बीमारी अपने आप में अलग है वैसा। पीपल ऑफ ऑल एज गेट इन्फेक्टेड, और इसमें कोई भी इंसान किसी भी उम्र का वो इन्फेक्ट हो सकता है। किससे? नोरो वायरस से। ये अब नोरो वायरस की इमेज देख लो, बिल्कुल इस टाइप का नोरो वायरस होता है। मेनी टाइम्स इन लाइफ, और ये लाइफ में बहुत बार हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार नोरो वायरस हो गया तो वापस नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इसका ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टेक्ट से हो सकता है, टचिंग सरफेस, यानी अगर किसी पेशेंट ने किसी जगह टच किया है और उसकी जगह दूसरा आदमी वहीं पर टच करता है, तो उससे भी टचिंग सरफेस करने से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। और ऐसा फूड जो पेशेंट ने खा लिया था ऑलरेडी, उस फूड को अगर कोई दूसरा व्यक्ति कंज्यूम कर लेता है तो उस टाइम पे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। सीजनल इन कोल्डर मंथ, यानी कोल्डर मंथ के अंदर जो सीजनल होता है, सबसे मेन चीज़ याद रखनी है, जो कोल्डर मंथ होता है यानी सर्दियों के अंदर, तो ये सीजनल, ये जो नोरो वायरस मतलब होता है, नोरो वायरस एक चीज़ है ना, 1 सेकेंड। जो नोरो वायरस होता है वो क्या होता है, इक्वेटर के अगर ऊपर वाला रीजन है उस केस में ये सर्दियों में ज़्यादा होता है। कोई पक्का नहीं है, बट मोस्टली केसेज में सर्दियों के अंदर ज़्यादा होता है इक्वेटर के ऊपर वाले रीजन में। अगर इक्वेटर के नीचे वाले रीजन है तो वहाँ पर गर्मी के अंदर नोरो वायरस जल्दी फैलता है। और इक्वेटर पे कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं है, कभी भी फैल सकता है। इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वोमिटिंग होना, उल्टी हो जाती है, पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन यानी पानी कमी हो जाना, डायरिया हो सकता है, न्यूजिया हो सकता है, पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, बुखार आ सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है। और इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है, इसके लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि हम इससे ट्रीटमेंट से बच सके या कोई मतलब प्रिकॉशनरी उपाय, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा मच वाटर पानी पियोगे इससे उसमें क्योर होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी। पानी कमी को अगर हम पानी बराबर पीते रहेंगे तो ऑटोमेटिक थोड़े टाइम बाद ये रिकवरी पोजीशन में पहुंच जाएगा। चलो, एक आपको ये टर्टल दिख रहा होगा, मैं इस टर्टल को आपको समझाने वाला हूँ। अभी सुनो, आप इस चीज को समझो। इंडियन टेंट टर्टल, क्या नाम है, इंडियन टेंट टर्टल। इसको क्या होता है, ये एक स्पीसीज होती है ऑफ टर्टल की इन द फैमिली जियोएमनिडाई। क्या नाम है, जियोएमनिडाई। इसको याद रखना है, जियोएमनिडाई। इसको क्या, ये फैमिली का नाम है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन याद नहीं भी हो, बट आपको स्पेलिंग ध्यान में रखनी कि जो इंडियन टेंट टर्टल है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है। आज इकोनॉमी के इतने आर्टिकल आए नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। एक्टिव स्विमर्स होते हैं ये, और हर्बीवोरस स्पीसीज होती है। ये घास खाने का काम, जो ये मतलब शाकाहारी भोजन करते हैं, और एक्टिव स्विमर्स होते हैं। हैबिटेट इन स्टील वाटर पूल्स एंड रिवर साइड, यानी ये हैबिटेट, इनका हैबिटेट क्या होता है, इनका हैबिटेट होता है स्टील वाटर पूल्स, यानी जो साफ पानी होता है या जो स्थिर पानी होता है उसके अंदर रहने का काम करते हैं ये। उसके अलावा और वो रिवर साइड पर रहने का काम करते हैं। इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, इनका मेन एरिया कहाँ है, हैबिटेट एरिया इंडिया के अंदर है, नेपाल के अंदर है और बांग्लादेश के अंदर है। IUCN के अंदर इनको लिस्ट कंसर्न में डाल रखा है, मतलब इनकी अच्छी खासी स्पीसीज अवेलेबल है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1, मतलब इनकी जो
ट्रेडिंग है उस पर और जो इनकी हंटिंग है उस पर रोक लगा रखी है, और साइट्स के हिसाब से इनको अपेंडिक्स 2 में डाला गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 2 यानी अपेंडिक्स 1 में होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन अपेंडिक्स 2 में है तो मतलब इनके ऊपर धीरे धीरे रोकथाम है, एकदम बैन नहीं है वैसा। चलो अब एक टॉपिक और न्यूज़ में आया है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या होती है, एक एंटी स्मगलिंग बॉडी है अंडर CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। जो CBIC होता है उसके अंदर एंटी स्मगलिंग बॉडी कौन सी है, DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसकी स्थापना कब हुई, 1957 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। इनका काम क्या है, तो प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, वाइल्ड लाइफ आइटम्स, फॉरेन करेंसी। यानी एक तो प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है स्मगलिंग को, ड्रग्स की स्मगलिंग को, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ आइटम्स को, और फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी होती है उसको। तो इन तीनों केस के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो फॉरेन करेंसी हो गई, एक वाइल्ड लाइफ आइटम्स हो गए, और एक स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स। जो स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स है उसके अंदर उसको प्रिवेंट करने का काम और डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने देखा होगा फॉरेन करेंसी का जो काउंटर फिटिंग हो रहे हैं, नोट्स जैसे जाली नोट्सों का बिजनेस चल रहा है। वाइल्ड लाइफ जो आइटम्स होते हैं, यानी यहाँ तक कि जैसे आपने सुना हो कभी, आपको वो एक बड़ी वाली मांदल आती है, मैं उसको हिंदी में तो मांदली बोलते हैं, लेकिन अब उसका मेरे को प्रॉपर उसका नाम ध्यान नहीं है, उसकी तक भी लोग उसको भी खा जाते हैं, और उसकी भी एक देश से दूसरे देश के अंदर उसका भी सर्कुलेशन होता है। इस तरह वाइल्ड लाइफ की जो आइटम्स है, शेरों की जो खाल होती है उसको ले जाना, उसके लिए उसको मार दिया जाता है, लोयंस को। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्चुअल में हो भी रही है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। अब एक IS टर्मोगली न्यूज़ में है, उसकी भी इमेज आई है तो समझो उसको। ये एक फर्स्ट फॉलो ऑन, मतलब जो ये फर्स्ट होता है फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, इसका नाम सुनना। जो INS टर्मोगली है उसके अंदर ये पहला फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ठीक है, बिल्ट बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। इंडिजीनियसली बिल्ड, भारत के अंदर ही बनाया गया है। इसका काम क्या है, सर्विलेंस करना अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर सर्विलेंस करने का काम करता है। नेम्ड आफ्टर आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप। अंडमान ग्रुप के अंदर जो आइलैंड है, कुछ आइलैंड से उनके नाम पर रखा गया है INS जो टर्मोगली। वहाँ पर एक आइलैंड है, उसका नाम भी यही है। और ऑपरेटिंग इन शेलो वाटर्स, यानी शेलो वाटर्स में ऑपरेट करने का काम करता है। छिछले पानी में एट हाई स्पीड्स कोस्टल सर्विलेंस का काम करता है INS टर्मोगली। और इसका ये पहला फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है, यानी जो पानी के ऊपर चलने वाला पहला जेट फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट, यानी अटैक करने वाला एयरक्राफ्ट है ये। एयरक्राफ्ट सॉरी मैंने वर्ड बोल दिया, एयरक्राफ्ट नहीं, क्राफ्ट है वैसा। चलो ये चीज़ मैंने देख ली, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझा है। ये देखो, ये है INS टर्मोगली। छिछले पानी यानी कम पानी के अंदर भी ये चल सकता है। आपको पता होगा ये जो सबमरीन होती है वो उसके लिए समुद्र वाला पानी चाहिए, समुद्र के अंदर ही वो सबमरीन चल सकती है। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले हमने पढ़े थे जो चैरियट्स होते हैं, यानी स्मॉल चैरियट्स, वो क्या छिछले पानी यानी कम पानी के अंदर भी जा सकते हैं, और कहीं पर भी वो जा सकते हैं, छोटी जगह के अंदर भी। तो इसलिए चैरियट्स को बनाया जा रहा है। वैसे ये INS टर्मोगली है तो वो काम भी ये करता है कि ये छोटे कम पानी के अंदर भी रहकर दुश्मन पर अटैक कर सकता है। तो हमने INS टर्मोगली को देख लिया, उसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को देख लिया है, एंड एक जो ये इंडियन टेंट टर्टल को देख लिया है। उसके अलावा और क्या देखा है, नोरो वायरस को देख लिया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, एंड चन्नापटना टॉयज को देख लिया है, इंडिया ओमान रिलेशनशिप को देख लिया है। एक मोदी जी ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा को लॉन्च किया है, जिसमें 5 स्टेट के अंदर, तो वो भी हमको देखनी है। और वो हम ऑलरेडी देखना इन द सेंस ये ध्यान रखना है कि भाई मोदी जी ने एक विकसित संकल्प यात्रा को लॉन्च किया है। चलो सारे टॉपिक्स देख लिए बहुत अच्छे से, पेंगोलिन को समझ लिया है, एंड द इंडिया ओमान रिलेशनशिप देख ली। उसके अलावा जो रूल्स होते हैं सस्पेंशन से रिलेटेड उसको भी देख लिया, किसके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसको बहुत अच्छे से समझा है। अगर आज कुछ भी थोड़ी सी कमी हो तो उसको प्लीज़ आज के लिए बियर कर लेना। एक्चुअली क्या हुआ, कल बहुत ज़्यादा जरूरी काम था हमारे यहाँ पर, उसके कारण क्या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया आज वीडियो डालने में भी। और वो इतना जरूरी था कि मेरे को दूसरे सारे काम ड्रॉप करने पड़े। आज उसके चक्कर में मेरी नींद भी खुली है 9 बजे, मैं इतना लेट हो गया, जबकि मैं रोज़ जल्दी 5 बजे उठ जाता हूँ। बट ठीक है, आज हुआ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर कुछ कमी रहती है तो आप इसको प्लीज़ कमेंट कीजिए, 100% उसमें इंप्रूव की जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।